हमारे ज़िंदगी में उम्र का एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ हम थोड़ी दुविधा में रहते हैं, क्योंकि बच्चों में हमारी गिनती होती नहीं, वयस्कों में भी हमारी गिनती नहीं मैं होती। बताऊं कौन सा मोड कह रही हैं आप? 10 से 19 साल। बिल्कुल, एडोलेसेंस बड़ी दुविधा रहती है, क्योंकि कोई हमें बचपना दिखाने देता नहीं है और समझदारी हमें दिखानी आती नहीं है। तो ऐसे में आप अपने बच्चों की सेहत का ख्याल कैसे रख सकते हैं, क्योंकि ये बेहद संवेदनशील समय होता है जहाँ पर उनके शारीरिक और मानसिक बहुत सारे बदलाव होते हैं। तो आज इसी विषय पर हम बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ स्टूडियो में दो खास एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। चलिए उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर हरीश पेमदे। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप हैं डायरेक्टर एंड प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से। और साथ ही वेलकम करना चाहेंगे डॉक्टर मीना चंद्रा का। नमस्कार। नमस्कार। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। आप प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल से। तो डॉक्टर पेमदे, आपसे शुरू करेंगे। ये जो उम्र वर्ग है 10 से 19 साल का, एडोलेसेंट हेल्थ, यहाँ पर जो आपके पास केसेस आते हैं, अमूमन क्या समस्याएं, क्या चुनौतियां हैं? देखिए, जैसा कि हमने मूवी में भी देखा और आपने भी बताया, बड़े सारे परिवर्तन इस अवस्था के दौरान होते हैं। इसमें खासियत ये होती है कि ये सारे सामान्य परिवर्तन होने के बावजूद कई सारी समस्याएं पैदा करते हैं, चिंताएं पैदा करते हैं बच्चे के मन में, बच्चे के माँ बाप के मन में। तो ज़्यादातर चीज़ें उसी को लेकर हमारे पास आते हैं। माँ बाप को लगता है कि बच्चा पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा, इसको स्कूल में अच्छा नहीं कर रहा, बड़ा होकर पता नहीं क्या करेगा। बच्चों को लगता है सारे मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं, मैं सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ फिर भी ये मेरे पीछे पड़े हुए हैं, कर रहे हैं। कहते हैं कि अच्छे से खाना नहीं खाता, ये जंक फूड खाता है, इसको वो ज़्यादा पसंद है। ये सारी चीज़ें इसमें चलती रहती हैं। तो इन्हीं सामान्य चीज़ों की वजह से जो आपस में थोड़ा बहुत चिंताएँ होती हैं माँ बाप की और बच्चों की, उसको लेके एक वर्ग आता है। जी डॉक्टर चंद्रा, ये जो स्टेज है, मतलब कहें कि दुविधा भी है, साथ में इमोशनल चेंजेस भी बहुत आते हैं। ऐसे में बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों को समझना कि वो क्या चाहते हैं और हमसे क्या उम्मीद करते हैं। तो पेरेंट्स क्या करें ऐसे में? सबसे पहले तो संवाद स्थापित करें। आजकल हम बात बहुत कम करते हैं। बात कम करने का मतलब ये है कि ज़रूरी बातें कर लेते हैं, खाना खा लिया, पढ़ाई कर ली, एग्ज़ाम कैसे हुए, बच्चा क्या महसूस कर रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो संवाद नहीं स्थापित करते। ना हम बच्चे से पूछते हैं, ना बच्चा बताता है, ना हम अपने मन की बात करते हैं। राइट। तो बच्चे को वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जिसमें उसको लगे कि हाँ, मैं ये बातें भी कर सकता हूँ कि आज मैं परेशान हूँ, आज मैं खुश हूँ, आज मैं दुविधा में हूँ। और क्योंकि ये बातें करते नहीं, तो बच्चों की वोकैबुलरी में भी ये वाले वर्ड्स नहीं होते, है ना। ऑसम वाला वर्ड तो होता है ना, लेकिन परेशान हूँ, दुखी हूँ, चिंता में हूँ, घबराहट है, मन नहीं लग रहा, ये सारे चीज़ें बच्चे भी महसूस करते हैं जैसे हम महसूस करते हैं, लेकिन वो बोलते नहीं, क्यों प्लेटफॉर्म नहीं है। ना माँ बाप इस बारे में बात करते हैं, ना ही स्कूल में ऐसी बातें होती है, ना टीचर्स करते हैं। तो संवाद सबसे पहले है जिसमें हम बच्चों को समझ सकें। इसलिए आज डीडी मॉर्निंग शो में हम एडोलेसेंट हेल्थ पर संवाद कर रहे हैं। यदि डॉक्टर मीना चंद्रा से, डॉक्टर हरीश पेमदे से आप भी कोई सवाल करना चाहें तो हमें फ़ोन कीजिए। 011 दिल्ली का STD कोड और नंबर है 23097532। 011 इज आवर कोड एंड नंबर इज 23097532। तो अगर पेरेंट्स संवाद करते हैं डॉक्टर पेमदे और बच्चा कहता है 15 फरवरी को मेरा बोर्ड का इम्तिहान है, पहला इंग्लिश का पेपर है, मेरी तैयारी हर सब्जेक्ट में मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या करूं, मुझे बहुत एंग्जाइटी है, फिर पेरेंट्स क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो ये जताना ज़रूरी है कि एग्ज़ाम एक हिस्सा है ज़िंदगी का, पूरी ज़िंदगी नहीं है ना। और तैयारी आपने साल भर करी है, थोड़ी और करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा होगा। अच्छा ना भी हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा प्यार तो आपके लिए अनकंडीशनल है। आप हमारे बच्चों अभी भी हो, 15 फरवरी को भी हो, उसके बाद भी ये ऐसे कौन से पेरेंट्स हैं जो कहते हैं ये कहना चाहिए ये कहना चाहिए। अच्छा। जैसे कि डॉक्टर मीना ने कहा, संवाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है सुनना। एक सवाल छोड़ें, उससे कुछ पूछें, फिर उसकी पूरी बात को सुने। हमारी समस्या ये है किसी के पास समय नहीं है सुनने के लिए। अगर माँ बाप उनकी बातों को अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे, फ़ोन बंद करके फिर सुनेंगे, तो ज़्यादा असरकार रहेगा वो, और फिर वो चिंताएं नहीं होती हैं। बच्चों को एग्जाम की चिंता क्यों होती है? उनको लगता है अच्छा नहीं करूँगा तो माँ बाप की नज़रों में बुरा हो जाऊँगा, दोस्तों की नज़रों में बुरा हो जाऊँगा। उस चिंता से अगर हम उसको मुक्त कर देंगे तो पेपर भी अच्छा जाएगा।
बिल्कुल उस चिंता से तो हम मुक्त कर देंगे, लेकिन इस टाइम पर देखा जाता है अक्सर बच्चे बड़े रिबेलियस हो जाते हैं। तो वो जो जोश होता है, ये जो एनर्जी होती है, उसको सेंट्रलाइज कैसे किया जाए, और जब वो रिबेलियस हो रहे हैं तो डील कैसे किया जाए? देखिए, हमें हर चीज़ की नींव होती है, तो किशोरावस्था की नींव ना बचपन में डालनी चाहिए, क्योंकि किशोरावस्था तो आएगी आएगी, है ना। तो अगर बच्चे को एनर्जी हम बचपन से चैनलाइज करें, स्पोर्ट्स में करें, म्यूज़िक में करें, एक्स्ट्रा करिकुलर में करें, तो जब वो किशोरावस्था में आएगा तो उसको उसमें भी रुचि आएगी, और उसको भी लगेगा कि ये जो सिलसिला है क्लास का, इम्तहान का, इसके अलावा भी बहुत कुछ है जीवन में। क्योंकि आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा शिक्षा पे फोकस्ड हो गए हैं, मार्क्स पे फोकस्ड हो गए हैं, तो कई बार ये पहलू ना निगलेक्ट हो जाते हैं। जी, और शिक्षा का भी जो मकसद है वो सर्वांगीण विकास है। इस समय नागपुर चलते हैं, डॉक्टर मीना प्रीतम जी हैं फोन लाइन पर। हेलो। हाँ जी। जी, सवाल पूछिए। एक्चुअली मेरा नाम प्रीतम भट्ट है और मैं नागपुर से बात कर रहा हूँ, और मेरा बच्चा में है, पढ़ाई कर पढ़ाई कर सकते हैं, उसको चुप रहना ज़्यादा पसंद है, तो हमें कभी समझ नहीं आता है कि कैसे उसको। जी, आपसे अनुरोध है जब भी सवाल पूछें तो टेलीविजन का वॉल्यूम कम करें। डॉक्टर प्रेमदेव, जो हमें समझ में आया है कि इनका बच्चा बहुत शांत रहता है, तो अगर कोई शांत है, ज़्यादा एक्सप्रेस ही नहीं कर रहा बच्चा, तो फिर इससे माँ बाप कैसे समझें? नहीं, देखिए, जैसे हमने अभी बात की, संवाद स्थापित करना अत्यंत आवश्यक है। अगर माँ बाप की सारी कोशिशों के बावजूद भी बच्चा शांत है, ज़्यादा बात नहीं कर रहा, तो उसके अंदर कुछ समस्याएं हो सकती हैं जो माँ बाप को पता नहीं चल रही हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, कुछ ना कुछ सलाह दूसरों की ज़रूर लेना चाहिए, उसका कारण जानने के लिए और उसको आगे बढ़ने के लिए, है ना। माँ बाप ने जब मान ही लिया कि बच्चा शांत है, वो सारी कोशिशें कर चुके हैं, फिर जाना बहुत ज़रूरी है। जी, पर हम जानते हैं कि जैसे ये जो एज है, इसमें बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, और कई बार बच्चे पता नहीं लगा पाते कि उनके साथ क्या हो रहा है, और कई बार माँ बाप इतने व्यस्त होते हैं कि उन पर ठीक से नज़र नहीं रख पाते। तो ऐसे में कैसे मॉनिटरिंग करें कि जब वो अपनी इस एज में आने वाले हैं, पबर्टी एज होती है, जो गर्ल्स हैं उनके लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल है, देन बॉयज़ का फॉल, तो किस तरीके से इस चीज़ को कंट्रोल करें? सबसे इम्पोर्टेंट है जानकारी होना, माँ बाप को अंदर जानकारी होना, और उस जानकारी को बच्चों को देना। तो जो भी परिवर्तन होते हैं उसके पहले बच्चों को बताएं कि अब आप बड़े हो रहे हो, ये चीज़ें होने वाली हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़के हों, उनको बताएं। तो उनको लगेगा जो हो रहा है बिल्कुल ठीक है, मेरे मम्मी ने पापा ने मुझे बताया है, ये तो होना ही होना है। और ये भी ज़रूर कहें कि सब कुछ सामान्य है। दूसरी बात कहें कि इससे संबंधित कोई चिंता आपके मन में आती है तो हमें बताएं, लेकिन ये तभी संभव होगा जब माँ बाप को इसकी पूरी जानकारी होगी। लेकिन उन्हें, माँ बाप को कई बार समझ में नहीं आता कि क्या सही तरीका है, क्या सही अल्फाज हैं, कैसे माँ बाप बताएं इस हार्मोनल चेंजेस के बारे में, चाहे बेटा हो या बेटी। देखिए, हमारी जो सोसाइटी है, ट्रेडिशनली इन बातों के पे कोई संवाद होता ही नहीं है। एज्यूम कर लिया जाता है कि ये सब बच्चे अपने आप ही समझ लेंगे, लेकिन वो सही तरीका नहीं है। माँ बाप को अच्छे शब्द यानी क्लिनिकल वोकैबुलरी यूज़ करनी चाहिए। रोज़मर्रा की जो भाषा होती है जिसमें कई बार स्टिग्मेटाइजिंग वर्ड्स होते हैं, उनका प्रयोग ना करें। कई बार माँ बाप के लिए मुश्किल है, क्योंकि उन्हें भी वैसे किसी ने बताया तो था नहीं, वो धीरे धीरे अपने आप ही बड़े हो गए। तो डॉक्टर्स की मदद लें। एक बच्चे के जो, अगर आपके पास 2 बच्चे हैं, पहले बच्चे के लिए जब डिस्कशन करें तो पीडियाट्रिशियन डॉक्टर्स के साथ बैठ के डिस्कशन कर लें, अपॉइंटमेंट ले लें कि हम अपने बच्चे को इस विषय में बताना चाहते हैं, हम इतने सक्षम नहीं है कि हम अच्छे से बता पाए, आप बता दीजिए। और आगे के लिए तो उनकी भी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, आगे वो भी अच्छे से बता पाएंगे। डॉक्टर कैसे बताते हैं? नहीं, देखिए, जहाँ आपने कहा ना कैसे मालूम करें, हमारा एक राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम है। अच्छा। उसके बड़ी सारी चीज़ें हैं जिनसे ये जानकारी मिलती है, और ये हर स्तर पर चलता है। स्कूल में भी है, स्कूल के बाहर भी है। कुछ बच्चों को हम पीयर एजुकेटर बनाते हैं, उनके माध्यम से जानकारी दी जाती है। आशा वर्कर हैं, ANM है, नर्सेज हैं, हर स्तर पे जो अलग अलग हमारे औषधालय हैं, चिकित्सालय हैं, छोटे या बड़े, सब में इसका प्रभाव है। दिल्ली में भी ये दिशा के अंदर चलते हैं। अच्छा। वहाँ ये बच्चे आ सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अस्पताल में लोग तभी आते हैं जब वह बीमार होते हैं। तो लेकिन इस उम्र के बच्चों को बीमार नहीं है, अपनी चिंताएं दूर करने के लिए भी अस्पताल में आया जा सकता है। ये संदेश देना बहुत आवश्यक है। चलिए सिटी ऑफ पर्ल्स हैदराबाद चलते हैं। हेलो। हाँ, हेलो सर। नमस्कार जी। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए।
देखिए मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ जी। मेरा 11 में पढ़ता है। जी। तो अक्सर पढ़ाई में ध्यान नहीं देता, एक ही बात बोलता है कि जो है आपके पास ये परसेंटेज जो है 70% के ऊपर आना चाहिए ना, मैं निकाल के दिखाऊंगा। अगर पढ़ाई के ध्यान नहीं देता, केवल और केवल या तो टीवी देखता है या तो फिल्म देखता रहता है। अगर वो परसेंटेज जो है लास्ट 10वीं कक्षा में 80-85 को निकाला, अभी फर्स्ट ईयर है यानी कि 11वीं कक्षा, अभी जो इसका मेरा कितना 15 दिन के नीचे इसका मतलब जो है क्लास होना, यानी कि मैं करवा देता। अगर इस समय में वो पैसा अपने आप मैं पिता होने के नाते मैं उसको कैसे संभाल पाऊंगा, इसके बारे में जानकारी दीजिए। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। पढ़ाई को लेकर ही चिंतित है, कई बार बच्चे पढ़ते नहीं हैं, वो कहते हैं मैं अपने आप देख लूंगा, तो उन पे विश्वास करें या फिर देखो पढ़ेंगे नहीं तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे? वही बात है, संवाद। अगर बच्चा नहीं पढ़ता तो जानने की कोशिश कीजिए कि वो क्यों नहीं पढ़ रहा, उसको रुचि नहीं है या उसकी रुचि फ्रेंड्स के साथ है, स्पोर्ट्स में है, म्यूज़िक में है। हर बच्चे का स्किल सेट भी अलग होता है। कोई बच्चा हो सकता है गणित में अच्छा ना हो, मैथ्स में अच्छा नहीं हो, लेकिन वो इंग्लिश में बहुत अच्छा हो सकता है। तो अगर हम ब्लैंकेट स्टेटमेंट दें कि बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा तो ये अच्छा बच्चा नहीं है, इट्स अ बैड चाइल्ड, ये तो पढ़ाई नहीं करता, तो वो स्टिग्मा से माँ बाप को बाहर आना है, देखना है वो क्या अच्छा करता है, जो अच्छा करता है उसमें प्रोत्साहित करें, जो अच्छा नहीं करता उसके लिए भी प्रोत्साहित करें। और इन्होंने कुछ टारगेट की बताई थी परसेंटेज, तो मैं कहूँगी टारगेट प्रोत्साहन के लिए है, निराश करने के लिए नहीं है। आपने टारगेट दिया कि 75% आने चाहिए, ये प्रोत्साहित करने के लिए कि आप 75 पहुंच सकते हैं, लेकिन बच्चा नहीं पहुंचता तो निराश करने के लिए थोड़ी टारगेट्स होते हैं। जी, इसका एक कारण शायद सब्सटेंस अब्यूज भी हो सकता है। तो अगर बच्चा इस चीज़ में इन्वॉल्व है तो कैसे, क्या वो निशानियां होती हैं कि बच्चा गलत आदत में पड़ गया है? देखिए, इनके प्रश्न को लेकर पहले मैं बात करना चाहूँगा। कई बार माँ बाप की जो आकांक्षाएं हैं वो बच्चे पर ज़्यादा हावी होती हैं। वो चाहते हैं 75% आ जाए, फिर 90 आ जाए, फिर 95 आ जाए, फिर 99 आ जाए, है ना। तो वो जो खुद बनना चाहते हैं नहीं बन पाए, वो बच्चों में चाहते हैं, बन गए फिर भी बच्चों में चाहते हैं कि वो सब करे। लेकिन हमें ये कंफर्म करना ज़रूरी है कि जो चिंताएं हैं वो सही है कि नहीं है। स्कूल में जाएं, पता करें, उसका स्कोर कार्ड देखें, मार्की देखें, अगर वो सब सही कर रहा है, पिछले 5 साल से अगर 70% लेके आ रहा है तो वो ठीक है उसके लिए। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, पेरेंट टीचर मीटिंग स्किप ना करें। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो बहुत स्किप कर ज़रूरी दिया है। तो फायदा नहीं ना फिर डॉक्टर साहब। अब आपने बात कही एडिक्शन की कि वो कैसे ये मालूम पड़ता है हमें कि ये है। अगर हाँ, जो परफॉर्मेंस पिछले सालों में रही है अचानक से वो कम होने लगे, बच्चा आपसे संवाद कम करने लगे, दोस्तों से किसी के प्रति ज़्यादा किसी के प्रति कम करे, जो रिसेंट चेंज इन बिहेवियर अगर आता है बच्चे में, तब एक कारण ये हो सकता है कि उस वजह से हो। मैडम बताएंगी इसके बारे में ज़्यादा। आपने बहुत अच्छा बताया। एक बात मैं और इसी बात से जोड़ना चाहूँगी कि हमें बच्चे का ना चेंज देखना चाहिए। पहले एक क्वेश्चन आया था, शांत प्रकृति का बच्चा है। कुछ बच्चे बचपन से ही शांत प्रकृति के होते हैं, तो हम प्रकृति को ये ना कहें कि ये बीमारी है कि ये बच्चा तो शांत है। इंट्रोवर्ट होना कोई नेगेटिव बात कोई नहीं। नेगेटिव बात नहीं है, सबकी अलग प्रकृति है। कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ किसी सेटिंग्स में एक्सट्रोवर्ट होते हैं लेकिन बाकी टाइम पे नहीं होते। तो बच्चे के, हर बच्चे की अलग प्रकृति है। जहाँ तक सब्सटेंस की बात है, किशोरावस्था में ही शुरुआत होती है ज़्यादातर, लेकिन अब वही बात है, हम बचपन से बताएं कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये नहीं लेनी है, उसके बारे में एजुकेट करें। नहीं, मुझे बताइए डॉक्टर मीना, आप सोचिए टीनेजर के बैग में अगर माँ बाप को सिगरेट का पैकेट मिल गया, अब माँ बाप क्या करें? तो सबसे पहले बात करें, उसको डांटने मारने की जगह बात करें, वो क्यों है, उसका क्या मन किया, किसी ने रख दिया, उसका वाकई मन किया, वो एक्सप्लोर करना चाहता था, एक्सपेरिमेंटल एज है, उसको बताएं कि इसके क्या हानिकारक प्रभाव हैं, आप इसके बारे में समझिए। बात करके समझाएंगे या धमका के समझाएंगे तो परिणाम वैसे ही निकलेंगे। तंबाकू सेहत के लिए हानिकारक है और ये कैंसर भी कर सकता है। आइए अगले कॉलर से बात करते हैं। हेलो। हेलो जी, सवाल पूछिए। सर, मेरा सवाल है कि जैसे कि जो यूथ बच्चे हैं उनको कैसे हैंडल करना है? जी हेलो डॉक्टर साहब, ये टीचर बनने की तैयारी कर रही हैं और वो पूछ रही हैं कि बच्चों को टैकल कैसे करूं? जब टीचर बन जाएंगी तब। बिल्कुल और सही है। चिंता अभी से अच्छा है, टीचर अवश्य बनेंगी अगर इतनी तैयारी कर रही हैं, है ना।
ये सब इनकी ट्रेनिंग में इनको बताया भी जाएगा। हम बार बार कह रहे हैं बच्चों को सुने। अब अलग अलग उम्र के बच्चे होते हैं, जो बहुत छोटे 4 साल 5 साल के बच्चे होते हैं उनको टैकल करना अलग बात है, जो 12-15 साल के बच्चे होते हैं उनको टैकल करना अलग बात है। तो हर टीचर को अपने अपना एक तरीका ढूंढना पड़ेगा कि कैसे उसको करें, और आराम से बच्चों से बात करें, डांट डपट कम करें, बच्चों से प्यार करें और प्यार को दिखाएं। खाने की बात करना चाहूँगा, हम तो चाहते हैं सब्सटेंस अब्यूज़ ना हो, लेकिन बढ़ते बच्चे 10 से 19 साल इनकी एक अलग डाइट भी होती है, तो वहाँ फिर किन बातों का ध्यान रखें? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है। बढ़ते बच्चे हैं तो शरीर बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रही है, उनको अधिक खाने की आवश्यकता है, अधिक पौष्टिक आहार की ज़रूरत है, उनको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, उन सबको आयरन रिच फूड बहुत ज़रूरी है, वो होने चाहिए, ज़्यादा कैलोरी चाहिए, किसी भी तरीके से मिले, है ना। लेकिन कुछ ऐसे खाने हैं जिसमें केवल कैलोरी होती है, बाकी चीज़ें नहीं होती हैं। जितने भी मीठी चीज़ें हैं, शुगरी ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सोडा जिसको बोलते हैं, उनमें केवल शुगर के अलावा और कुछ भी नहीं होता, वो नहीं लेनी चाहिए। ऐसे खाने से बचना चाहिए। बाकी सारे खाने जो हम घर में हैं, हमारे खाने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जो घर में हम लोग खाना जिस तरीके से खाते हैं, सब्जी, रोटी, दाल, चावल, ये काफ़ी संतुलित आहार अपने आप में ही होता है। अगर उसको हम खाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जो हम जंक फूड कहते हैं उससे बचना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि नहीं खाना चाहिए, हफ्ते में एक बार खा सकते हैं। थैंक यू। और फ्रूट्स का क्या रोल है? फ्रूट्स उस किस तरीके खाने में के फ्रूट्स खाएं? निश्चित रूप से कम 1 या 2 बार दिन में फ्रूट्स ज़रूर खाना चाहिए। हरी सब्जियां, सभी सब्जियां, फ्रूट्स, ये हमारे खाने का सामान्य एक हिस्सा है ज़िंदगी का, वो करना चाहिए और उससे सारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, लेकिन ज़्यादा खाना चाहिए। एक और सवाल मेरे जहन में आता है, क्योंकि ये टीनेजर होते बड़े स्मार्ट हैं, इन्हें अपनी सारी आवश्यकताएं पूरी करने आती है। तो अगर मम्मी ने मना कर दिया तो पिताजी के पास चले जाओ, पिताजी ने मना कर दिया तो दादाजी के पास चले जाओ। तो दादाजी, नाना जी, नानी जी, ये सब एक प्लेटफॉर्म में कैसे आए? एक मना करता है, दूसरा अलाउ कर देता है। वही बात आती है संवाद। बच्चे की पेरेंटिंग में सभी अभिभावक जो हैं उन्होंने एक ही स्वर में बात करनी चाहिए। उससे अगर हम नहीं करेंगे बच्चे का नुकसान होता है। बच्चा तो मांगेगा, यहाँ नहीं मिलेगा तो कहीं और मांगेगा। तो एक चीज़ ये है, एक स्वर में बात करें। दूसरी चीज़ जो पिछली बातों से मैं लिंक करूँगी, हम हमेशा बच्चों को सक्सेस के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन फेलियर से डील भी तो करना हमें सिखाना है। हमेशा सक्सेस नहीं मिलेगा। तो हम जब फेलियर होने पे डांटते धमकाते हैं, बच्चे के मन में फियर ऑफ फेलियर आ जाता है। फिर वो कई बार अटेम्प्ट भी नहीं करता। वो ये सोचता है कि अगर मैं फेल हो गया तो मुझे बहुत सारी बातें सुननी पड़ेंगी। प्रयास करना बच्चे छोड़ देते हैं। तो बहुत ज़रूरी है हम बच्चों को फेलियर से बाहर निकालें, फेलियर को एक्सेप्ट करना सिखाएं, दोबारा पांव पे खड़ा करें, सक्सेस के लिए प्रेरित करें। ये एक कॉन्टिन्यूअस चक्र है, ये चलता रहना चाहिए, जीवन के लिए तैयार करना है। और दिल्ली से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। मेरा बच्चा मोबाइल बहुत देखता है, पढ़ाई के टाइम पे भी मोबाइल देखता है, तो उसके लिए मुझे दिन में कितने घंटे मोबाइल पे रहता है? दिन में कितने घंटे मोबाइल पर? मोबाइल पे 2-2, 3-3 घंटे बैठा रहता है, कहने के बाद भी मोबाइल नहीं छोड़ता। जी डॉक्टर साहब। देखिए, जैसे हमने अभी बात की सब्सटेंस अब्यूज की, तो ये भी उसी तरह की एक चीज़ है, मीडिया एडिक्शन, राइट। है ना। इसमें एक जो जनरल जो प्रिंसिपल है वो हम ये अपनाते हैं कि अगर ये सब करने के बावजूद उसकी जो सामान्य दिनचर्या है, सुबह उठना, खाना खाना, शाम को सोना, स्कूल जाना, पढ़ाई में अच्छे से रहना, सबसे अच्छा व्यवहार करना, अगर ये सब चल रहा है तो अधिक चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर किसी भी, चाहे 2 घंटे हो या 1 घंटे हो, इसकी वजह से अगर सामान्य दैनिक जो दिनचर्या में परिवर्तन आ रहा है, स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं कर पा रहा, चिड़चिड़ा हो रहा है, आपसे अच्छे से व्यवहार नहीं कर पा रहा है ना, तो ये समस्या है। अगर आपकी बात नहीं सुन रहा है, जो कि अक्सर बच्चे माँ बाप की बात नहीं सुनते हैं इन मामलों में, फिर हमें एक प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए, किसी के पास जाना चाहिए। साइकियाट्रिस्ट के पास चलते हैं। बिंज वॉचिंग भी आदत पड़ जाती है। बिल्कुल। पिछली बार जब मैं आई थी तो इंटरनेट एडिक्शन की बात की थी। आपको जान के खुशी भी होगी और आश्चर्य भी होगा कि दुनिया के कुछ देश हैं जो बच्चों के लिए एडोलेसेंस तक सोशल मीडिया बैन कर रहे हैं। क्योंकि इतना प्रभाव पड़ता है और सब लिमिनरी प्रभाव पड़ता है। वो होती चीज़ें इतनी आकर्षक हैं, तो एक रील देखी, फिर दूसरी देखी, फिर चौथी देखी तो लगता है कि आधा घंटा निकल गया। आपको लग रहा है आधा घंटा, बच्चे को लग रहा है 5 मिनट निकले। क्योंकि हमारा सेंस ऑफ पैसेज ऑफ टाइम, कितना समय गुजर गया पता नहीं चलता। और ये हमारे साथ भी होता है, लेकिन जब बच्चे के साथ होता है तो हम बच्चे को डांटना शुरू कर देते हैं, क्या करते हो, तुमने समय खराब कर दिया। तो अगर हम अपना आचरण ऐसे रखेंगे, हम अगर रिस्पॉन्सिबल वे में मीडिया यूज़ करेंगे, बच्चे भी वही सीखेंगे। हम अगर 3 घंटे की बिंज करेंगे
बच्चे भी करेंगे। जी इसमें ना एक्चुअली जो रिकमेंडेशंस हैं बहुत सारे लोगों की, वो कहते हैं घर की एक मीडिया पॉलिसी आप बनाइए अच्छा, कि कौन कितना मोबाइल देख सकता है। ये नहीं कर सकते कि पिताजी देख रहे हैं 3 घंटे, बच्चे से कह रहे हैं आधा घंटा भी नहीं यानी देख मीडिया रहे। पॉलिसी सभी सदस्यों को लागू होगी। सभी सदस्यों पर लागू जी, होना quality। चाहिए। डॉक्टर, पेरेंट का वो यही advantage- मीडिया पॉलिसी है, यही खाने पीने के ऊपर है, यही एक्सरसाइज के ऊपर है, सबके ऊपर ये नियम लागू होता है। अगर आप करेंगे तो बच्चे भी करेंगे। ये नहीं हो सकता कि आप सिगरेट पिए बच्चों से मना करें। पेरेंटिंग इज कॉट नॉट टॉट। यस, बच्चे बजाय आपके शब्दों से आपके आचरण से सीखते हैं। जी। वो तो बचपन से देख रहे हैं ना आप कैसे हैं। जी। वो बड़े होने पर आप नहीं सुधार सकते उनको। अच्छा, अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें, हाँ जैसे जी। टॉडलर्स होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उनके लिए कुछ स्पेसिफिक वैक्सीन्स होती हैं जो लगवानी चाहिए, तो एडोलेसेंस में जब वो इस एज में आ जाते हैं, क्या इस एज में भी कुछ ऐसी वैक्सीनेशन होती है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात जानकारी देने के लिए ये सवाल उठाया है, बहुत अच्छा है। हमारे राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में TD एक वैक्सीन होती है टेटेनस की। ओके। वो हम 10 वर्ष पर और 16 वर्ष पर लगाते हैं। वो हर 10 वर्ष में लगाना चाहिए, बड़े होके भी। ये हमारे राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में है। लेकिन और बाकी की जो संस्थाएं हैं वो रिकमेंड करती हैं कि HPV नाम की वैक्सीन है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, वो सभी बच्चियों को देना आवश्यक है। और बॉयज को भी? बॉयज़ को भी अभी रिकमेंडेड नहीं है, बट कुछ भी ऐसी वैक्सीन जो लाइसेंस्ड हैं उनको बॉयज़ को भी मिल सकती है। लेकिन अभी हमारे राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में नहीं है। लेकिन बड़ी सारी संस्थाएं हैं, जैसे इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है, ये रिकमेंड करते हैं कि सभी बच्चियों को ये दी जाए। 9-10 वर्ष की उम्र में शुरू करके ये वैक्सीन देना चाहिए। जी। उससे सर्वाइकल कैंसर के मामले काफ़ी कम होंगे। चलते चलते डॉक्टर मीना, अगर 10 से 19 साल का एडोलेसेंट व्यक्ति, किशोर सुन रहा है, तो क्या आप वाइंड अप करते हुए कहेंगे किशोर स्वास्थ्य को लेकर? मैं कहूँगी अपना ख्याल रखें, शारीरिक सेहत का ख्याल रखें, मानसिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें और देश का उज्जवल भविष्य बने। बिल्कुल, चलिए हम भी आशा करते हैं कि जो किशोर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट एज ग्रुप है। अगर वो अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे तो उज्जवल भारत के निर्माण में अच्छा योगदान देंगे। आज कार्यक्रम में आके बातचीत करने के लिए डॉक्टर मीना चंद्रा आपका, Thank डॉक्टर you। प्रेमदा आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा हमें भी। हमें भी, थैंक्स।